हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं चंद्रसेन सिंह। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक रियल नंबर्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए समझते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की परिभाषा: परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब जो भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक ग्रुप है, समूह है, उन सभी को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब समझते हैं इसमें परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं। तो आइए समझते हैं पहले हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या इसको हम A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। वो क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो Q का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो अंश बटा हर है, इसमें हर में जो नीचे वाला जो संख्या है वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है। इसके बाद में जो अब अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, इसमें मान लो 1/2 या 3/5, इस प्रकार के जो भी संख्याएं होंगी वो सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आशा करता हूँ कि परिमेय संख्याओं के बारे में हम समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब इस फॉर्म में वो नहीं लिखी जा सकती हैं। P/Q के रूप में नहीं लिखी जाएंगी, या A/A के रूप में वो भी नहीं लिखी जाएं। वो सब क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसको हम क्या लिखते हैं? आसान भाषा में समझते हैं। रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी सब वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे √2 है, √3 है, इनके हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये पॉइंटों में आएंगी और कभी भी P/Q के रूप में नहीं आएंगी। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस चैप्टर में आइए समझते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न में यूक्लिड एल्गोरिथम परिमेय का प्रयोग करके द्वारा HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय वो क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम इस परिमेय के बारे में जानते हैं। ये कोई नई परिमेय नहीं है, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय: भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यदि हम भाज्य को A मान लें और भाजक को B और भागफल को Q कह दें और शेषफल को रिमाइंडर। एक बार फिर समझें, जहाँ A भी कोई पूर्णांक है और Q क्या है? यहाँ पर ये क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट का मतलब भागफल, और R क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो ये हमारी जो एक रिलेशन बन के आता है इनमें, वो हमारा क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय कहलाती है। तो आइए समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, यूक्लिड एल्गोरिथम परिमेय का द्वारा HCF ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? आइए देखते हैं। पहले पॉइंट में दे रखा है 135 और 225। 135 और 225 का हम जो अभी परिमेय हमने पढ़ी थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय, उसके माध्यम से HCF ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले पॉइंट में कि 135 और 225 में छोटी संख्या कौन सी है। तो जो छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो यहाँ पर 135 है ये छोटी संख्या, और बड़ी संख्या है हमारी 225। हम छोटी संख्या से करेंगे इसको भाग। हम देख रहे हैं 135 का जब हम 225 में भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा। तो 135 का 135 घटाएंगे 0, और यहाँ पर कितना आएगा? ये 90 शेष रहेगा। अब हम क्या करेंगे? जो संख्या छोटी रहती है, यदि ये संख्या इस संख्या से बड़ी आती है, जो शेष हमारा यदि जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे बड़ा आता है, तो फिर उससे एक बार फिर भाग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब छोटी आती है तो उस छोटी संख्या से जिससे हम भाग कर रहे थे पुनः उससे फिर भाग देते हैं। जैसे 90 यहाँ पर छोटा है इससे, तो 90 से हम क्या करेंगे? 135 को भाग देंगे इस प्रकार से। तो ये भी कितनी बार जाएगा? ये भी हमारा एक ही बार जाएगा इस 135 में 90 का। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 5 का 5 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? ये 45 आ जाएगा। अब देखो इससे फिर छोटी संख्या है ये,
तो 45 से हम 90 को पुनः भाग करेंगे इस प्रकार से। तो आप देखते हैं 90 का बार में पढ़ेंगे, 45 का पहाड़ा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 45 दूनी 90 है। जिस संख्या से शेषफल शून्य आए, मतलब जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए वो संख्या, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। लेकिन इसको हमें क्या करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय के माध्यम से लिखना भी है। तो क्या होती है, A बराबर क्या होती है, BQ प्लस R, इसके रूप में लिखना भी है। तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। जैसे पहला है हमारा ये, यहाँ पर लिखेंगे हम 225 बराबर, तो किससे भाग कर रहे थे हम, 135 से, और कितनी बार गया था, 1 बार, गुणा में 1 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस में रिमाइंडर कितना आया था यहाँ पर, 90। तो पहला स्टेप ये हुआ हमारा। इस प्रकार से हम दूसरे स्टेप में चलेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर 135 है, ये पहला स्टेप लिख सकते हो, या दूसरा स्टेप। तो 135 लिखेंगे यहाँ पर, 135 में किससे 90 और गुणे में कितना 1, और प्लस में शेष कितना आया था यहाँ पर 45। इसी प्रकार से अगला स्टेप और है, यहाँ पर थर्ड स्टेप है ये, 90 बराबर कितना आ जाएगा, ये 45 और गुणे में 2, और प्लस कितना है रिमाइंडर, शेषफल यहाँ पर 0 है। जहाँ पर शेषफल 0 हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि वहीं पे जो B का मान आएगा वो ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पर B का मान कितना हुआ, B का मान 45 हो गया, और HCF भी हमारा कितना हो गया स्टूडेंट, वो भी हमारा 45 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके 2 और पार्ट हैं, ये आपको स्वयं करने हैं, और PDF के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा, तो करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना A बराबर BQ प्लस R इस रूप का होता है, जहाँ पर हम जानते हैं कि A B क्या है, कोई पूर्णांक है। और लेकिन यहाँ पर हम क्या मानेंगे, A मान लेंगे यहाँ पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। B कोई पूर्णांक ले लेंगे, B कोई पूर्णांक है इस प्रकार से, और Q हम जानते हैं क्वोशिएंट कहते हैं, और R क्या होता है, रिमाइंडर, जो अभी हमने पहले पढ़ा है इस प्रकार से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि B बराबर कितना है, यहाँ पर B बराबर ये 6 है, जो संख्या होती है वही हम संख्या लेंगे, और R क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर है। R बराबर हम ले सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर 1 3 5 हैं, तो R का मान क्या होगा, R का मान 0 1 2 इस प्रकार से आगे 5 तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम R की जो वैल्यू देंगे वो 0 से बड़ी होगी और B से छोटी होगी। तो इस प्रकार से अब हम मान लगाएंगे, देखते हैं। तो A बराबर यदि हम लें तो B के स्थान पर कितना लेंगे, 6 लेंगे, और Q और R के स्थान पर यदि हम 0 लें तो ये प्लस के 0 हो जाएगा। अब यहाँ कितना रहा, ये रहा हमारा A बराबर 6Q। इसी प्रकार से R के स्थान पर हम 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस 1। इसी प्रकार से यदि हम 2 लें तो A बराबर कितना हो जाएगा, 6Q प्लस 2। इसी प्रकार से आगे संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6Q प्लस 3। इसी प्रकार से A बराबर कितना हो जाएगा, 6Q प्लस 4, और ले लें ये 5 तक, कितना हो जाएगा, ये 6Q प्लस 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 1 3 और 5, ये दर्शाना है हमें कि कोई विषम पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो संख्याएँ 2 से हम जानते हैं विषम संख्याएँ क्या होती हैं, जो संख्याएँ 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएँ होती हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएँ होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हैं। ये संख्याएँ 2 से पूर्णतः विभाजित संख्याएँ नहीं हैं। अतः इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर, अतः
कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। जो मैंने बोला है ये यहाँ पर लिख देना है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसमें। तो आइए देखते हैं प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। छात्रों क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको स्वयं करना है, उसमें HCF ज्ञात करना है। जैसे मैंने प्रश्न नंबर 1 हल कराया था उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 भी आपको करना है। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4 में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करके बताना है, प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। a बराबर, सोल्यूशन में देखते हैं, a बराबर bq+r जो हमने पढ़ा है, जहाँ पर a भी कोई पूर्णांक है। इस प्रकार से यहाँ पर a भी कोई पूर्णांक है और q हम जानते हैं क्वोशिएंट है, भागफल, और r क्या है, यहाँ हमारा शेषफल है जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, b के स्थान पर कितना लेंगे, वो 3 लेंगे। जो संख्या यहाँ दे रखी है वो संख्या हम b के स्थान पर लेते हैं। और r क्या है हमारे यहाँ पर, r के स्थान पर 0 और 1 लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यदि छात्रों यदि इस क्वेश्चन में वर्ग दिया है तो वर्ग करेंगे और घन दिया है तो घन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 3q लेंगे और रिमाइंडर कितना है 0, तो कितना हो जाएगा, ये 3q हो जाएगा। अब यदि क्वेश्चन में वर्ग, जैसे इस क्वेश्चन में कहा था यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर वर्ग लिख देना। आप क्वेश्चन को देख लेना, इस प्रकार से वर्ग करने के लिए कहा है तो इसका हम करेंगे वर्ग। तो दोनों यहाँ पर लिखेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर एक बार फिर समझें, यदि यहाँ पर घन करने कहा हो तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर का घन करने पर। तो यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं तो इस प्रकार से अब हम वर्ग कर देंगे, और जब हम इसको वर्ग करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये q² हो जाएगा। अब हमें बनाना है 3m का रूप। तो हम क्या करेंगे, a² बराबर, इसको 3 को हम बाहर लिख देंगे और 3q² लिख देंगे। तो हम इसको क्या मान लेंगे, हम m मान लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3m, जहाँ पर m कोई नया पूर्णांक है और m के स्थान पर हम लिख देंगे 3q²। जैसे इस प्रकार से एक फॉर्म आई है, उसी प्रकार से हम r के स्थान पर 1 लगा कर भी यही रूप दिखाएंगे। तो r के स्थान पर अब कितना लगाएंगे, हम इस समीकरण 1 में 1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये a बराबर हो जाएगा हमारा 3q और प्लस के 1। अब करेंगे हम वर्ग करने पर, यहाँ पर वर्ग कीजिए इस प्रकार से, तो कितना आएगा, ये a² और ये हो जाएगा हमारा 3q+1 का होल स्क्वायर। अब ये a + b का हमारा फॉर्मूला बना, a + b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² और प्लस कितना होता है 2ab। 2a कितना 3q है और b कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा a² बराबर, ये हो जाएगा 9q² और 1 को बाद में लिखते हैं, कितना आएगा, ये 6q आएगा और प्लस के 1 हो जाएगा। अब हमें बनाना है ये रूप, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 लेते हैं कॉमन। तो कितना आएगा, ये 3 और 3 दूनी 6, 2q और प्लस के 1। अब इसको फिर हम m मान लेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो 3 ये कितना हो गया, ये m हो गया और ये प्लस के 1। जहाँ पर m कोई नया पूर्णांक है और m के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, 3q² और प्लस के 2q। इस प्रकार से अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः करके, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें लास्ट में यहाँ पर लिख देना है और यही हमें लिख देंगे इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमने सिद्ध किया है। तो मैंने ये सबसे पहले हमने एक्सरसाइज समझाई अभी 1.1। अब 1.1 के हमने जो क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको ठीक प्रकार से समझने हैं और लिख कर भी रखें। इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 से छोड़े हैं वो आपको घर से स्वयं करने हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2।
तो आइए देखते हैं प्रश्न वाली 1.2 का क्वेश्चन। पहला प्रश्न में कहा है इन्होंने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे पहला है 140, 156 जो संख्याएँ दे रखी हैं, इन सब के हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो ये बहुत आसान है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं पिछली क्लासों में। तो आइए समझते हैं पहला पॉइंट। जैसे 140 है तो 140 के हम फैक्टर करेंगे। सबसे छोटी संख्या से हम फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 से करते हैं, 2 से काटेंगे 14 को, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ शून्य डालेंगे 70 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यहाँ पर 1 बचा तो कितना हो गया 10, और 2 से 10 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये विषम संख्या हो गई। अब किससे कटेगा, ये 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35। अब ये 7 से है तो 7 × 7, तब तक काटते रहते हैं, तब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता है। तो कितना हो गए, अब लिखेंगे यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, ये 2 हुआ, 2, या चाहे तो क्रॉस भी लगा सकते हैं यहाँ पर, 2 × 2, और यहाँ पर 5 और ये 7। 1 लिखने की कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 1 से हम गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो ये हो जाएंगे हमारे अभाज्य इसके गुणनखंड। इस प्रकार से और भी करने हैं। इसमें से कोई मैं एक बड़ी संख्या ले लेता हूँ। जैसे ये तीसरा पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट 38, 25। तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो इसी प्रकार से हम 38, 25 के फैक्टर करेंगे। ये काटा किससे काटते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 38 में तो कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35। कितना बचा, यहाँ पर 3, 32 हो गया, 5 छंग 30, फिर 2 बचा, 5 पंजे 25। अब फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 5, 2 बचा, 26 हो गया, 5 पंजे 25, 1 बचा, 15 हो गया, 5 तिया 15। अब 3 से काट लेते हैं, 3 पंजे 15। यहाँ 3 से भी हम पहले काट सकते थे 2 संख्या से, बाद में काट रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। 3 पंजे 15 और 3 × 3, फिर 3 से काट लेते हैं तो कितना बार कटेगा देखते हैं, 3 × 3 बचे 2, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब 17 से एक बार कटेगा तो 17 × 17। इस प्रकार से 38, 25 के अभाज्य गुणनखंड वो कितने हुए, ये हो गए हमारे। सबसे छोटी संख्या स्टार्ट करते हैं तो 3 × 3, इस प्रकार से ये 5, 5 और ये 17, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न में ठीक प्रकार से आ गए होंगे। जो शेष क्वेश्चन छूटे हैं वो आपको घर से स्वयं करने हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, HCF × LCM बराबर ये N1 × N2। ये N1 N2 क्या है, यहाँ पर ये प्रथम संख्या है और ये दूसरी संख्या है। मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसको होता है, HCF × LCM। इसको हम इधर से इधर भी लिख सकते हैं, इनमें कोई बात नहीं है। अब ये जैसे क्वेश्चन पहला पॉइंट है दूसरे का 26 और 91, क्या निकालना है हमें, LCM और HCF। तो HCF हम अभी निकाल चुके हैं, जैसे पहले निकाला था। छोटी संख्या से हम क्या करते हैं, किसको, बड़ी संख्या को भाग। तो कितनी बार जाएगा ये लगभग कितने चला, 3 बार चला जाएगा। 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हम अभी देखो संख्या ये छोटी है तो 13 से किसको हम करेंगे, 26 को पुनः करेंगे इस प्रकार से। तो कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। तो 13 दूनी 26, शेषफल कितना आ गया, 0। मैंने कहा था जब शेषफल 0 आ जाता है जिस संख्या से कटने पर, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर HCF कितना हो गया, किससे 0 आया, वो 13 से आया। तो 13 हमारा कितना हो गया, HCF। अब हम लगाएंगे ये वाला सूत्र, HCF गुणा, सूत्र लिखा है ये, यहाँ पर कितना लगाना है हमें, 13 लगाना है, 13, और यहाँ पर ये LCM। और पहली संख्या क्या है हमारी, 26 है, और दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 91 है, 91 है। अब हम 13 से इसको काट देंगे, 13 से सीधा काट दीजिए, 13 दूनी 26,
तो एलसीएम बहुत आसानी से निकल के आ गया। 2 से कर देंगे हम गुणा, 2 का 2 और 2 नाम 18। इस प्रकार से एलसीएम कितना हो गया, 182 हो गया। ये हमारा एलसीएम हो गया और एचसीएफ कितना हो गया, वो 13 हो गया। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 1 दूसरे का पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये और भी पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए हम ले लेते हैं ये तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट 336 और 54 का निकालना है। तो 54 इसमें छोटी संख्या है, तो 54 से हम करेंगे इसको 336 को भाग। तो 54 से करेंगे हम 336 में भाग, तो कितनी बार चला जाएगा ये, लगभग 6 बार। तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 और हासिल 2 थे, कितने हो गया 32। 324 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये, वो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 12। अब 12 से हम करेंगे 54 में फिर पुनः, तो कितनी बार जाएगा ये, 12 चौक 48। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। हासिल लेंगे तो 14 में से ढाई लेंगे, यहाँ पर 14 में 8 का कितना आ गया, 6 आ गया। 6 से करेंगे हम 12 को बहुत आसान तरीके से, तो कितना आ जाएगा ये, 6 दूनी 12। तो पूरा किससे कटा, वो 6 से कटा। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा, वो हो गया 6। अब निकालना हमें एलसीएम, तो यहाँ पर लगाएंगे वही 6 गुणा एचसीएफ के स्थान पर कितना लगा दिया हमने, 6 लगा दिया। और एलसीएम हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, वो 336 है और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, वो 54 है। इस प्रकार से 6 से हम इसको काट देंगे 54 को, 6 नाम 54। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हमारा हो गया 336 गुणा 9। 9 से हम गुणा कर देंगे इसमें, 9 छिक्का 54 का 4, हासिल लगा 5 और 9 तिया 27 और 5 32, हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 30। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको घर से स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 3 जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हम निकाल करते हैं, प्रश्न नंबर 3 को आपको घर से स्वयं करना है, जैसे प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें दे रखा है एचसीएफ 306 कॉमा, ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, और ये 657 बराबर 9। मतलब ये है क्वेश्चन में कि 306 और 657 का एचसीएफ इन्होंने दे रखा है कितना, वो 9, और हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। तो इसमें सबसे पहले ये पहली संख्या है हमारी n1 और ये दूसरी संख्या है n2, और इसमें एचसीएफ दे रखा है। तो हमें पता है कि हम जानते हैं एचसीएफ और गुणा एलसीएम और बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या हमारी कितनी है, वो 306 है और दूसरी संख्या हमारी 657 है। तो 9 से हम इसको काट देंगे, इस प्रकार से और लिख सकते हैं इसको बड़ा करने के लिए भी। बटे में आ जाएगा कितना, यहाँ से ये 9 और 9 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 9 तिया 27 बचे 3, 9 चौक 36, 34 बार। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 34 गुणे 657। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 22,338। 22,338 हमारी गुणा आ जाएगी और यही हो जाएगा हमारा एलसीएम और ये आंसर। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 4 की प्रकार समझ में आ गया होगा। अभी हमने इससे पहले समझी थी एक्सरसाइज 1.2 के जो शेष प्रश्न छूटे हैं वो आपको घर से करने हैं, और इस वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है बोर्ड परीक्षाओं में। मैं आपको बता दूं कि प्रश्न जैसे दे रखा हो √2 है, √3 है, या √5 है, या √7 है और √11 है। इस प्रकार से इसका एक तरह के सारे प्रश्न हैं। ये कोई सा भी एक प्रश्न आप कर लें तो इन सारे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पर √5 से, ये आपको √5 से बताते हैं, ये आपको घर से आपको सभी को हल करना है।
तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मान कर चलते हैं, उल्टा मान कर चलते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं तब तो परिमेय संख्या क्या होती है, वो P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ AB कोई पूर्णांक है, जहाँ AB कोई पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम पक्षांतर करेंगे। तो क्या बल लगा करके तो क्या आएगा, ये √5 और ये हो जाएगा कितना, B बराबर कितना हो जाएगा, ये A। यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर रूट हटाएंगे यहाँ से ये, तो हम वर्ग करेंगे तो √5B का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कितना, A²। तो √5 का जब वर्ग करेंगे, हम जानते हैं कोई संख्या रूट में होती है तो वर्ग करने से उसका रूट हट जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये 5B² हो जाएगा और ये हमारा A² हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से B² निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा A²/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A²/5 का मतलब हुआ कि A² 5 से विभाजित है, चूँकि A² 5 से विभाजित है, इसलिए A भी 5 से विभाजित है। अब हम करेंगे माना, यहाँ पर फिर पुनः मानेंगे, माना A बराबर 5C यहाँ पर कोई नया पूर्णांक है। इस प्रकार से इसको हम समीकरण 1 कह दें, तो यहाँ पर A के स्थान पर क्या लगाएंगे, हम 5C लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से तो कितना हो जाएगा, ये B² बराबर हो जाएगा हमारा 5C का स्क्वायर और बटे में 5। तो इसको हम हल करेंगे तो B² कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग, और ये C² और बटे 5। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 बार कटा ये हमारा। तो यहाँ से हम B² बराबर कितना आ गया, ये हो गया हमारा 5C²। यहाँ से C निकालेंगे हम तो C² कितना हो जाएगा, ये B² बटे में 5 हो जाएगा। यहाँ से जैसे ये थ्योरी लिखी थी मैंने थोड़ी सी कि A² 5 से विभाजित है और यहाँ पर ये B² है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये B² हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये थ्योरी जो लिखी है वो लिखनी है, A² के स्थान पर कितना आ जाएगा, B² हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि B² 5 से विभाजित है, इसलिए B भी 5 से विभाजित होगा। तो ये यहाँ पर आपको थ्योरी इस प्रकार से लिखनी है। तो हम देख रहे हैं कि A और B में, यहाँ पर A तथा B में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और AB क्या है, AB कोई पूर्णांक है, AB कोई पूर्णांक है, इसलिए √5 कितनी हो गई, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि अब हमने क्या माना था, विपरीत माना था, उल्टा माना था। तो √5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या सिद्ध हो गई। यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है, मतलब विपरीत है, उल्टा है। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से यदि इस में से कोई सा सवाल ही पूछा जाए आपसे, √2 है, √3 है या √7 है या √11 है, तो बिल्कुल सेम थ्योरी आएगी, बस संख्या चेंज हो चली जाएगी। यहाँ से यदि √3 पूछा है तो यहाँ पर 5 के स्थान पर हम 3 ले लेंगे, और 2 पूछा है तो यहाँ पर 5 के स्थान पर 2 ले लेंगे। इसी प्रकार से सारी थ्योरी ऐसी आनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, अगली कक्षाओं में भी पूछा जाएगा आपसे, और बोर्ड परीक्षाओं में इसमें ज़रूर पूछा जाता है एक प्रश्न। तो इनको √2 है और √3 है, √7 है और √11 है, ये आपको इसी के माध्यम से करके देखना है, आपको करना है। चलो।
आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2√5 मतलब 3 प्लस के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यदि परिमेय संख्याओं में कोई संख्या जोड़ी जाती है या घटाई जाती है या गुणा की जाती है अनुसार में, तो वो संख्या परिमेय होती है। और अपरिमेय संख्याओं में यदि कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, जैसे ये है, जोड़ी जाए या घटाई जाए या गुणा की जाए, तो वो संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे, मैंने कहा था इसके विपरीत मानते हैं। माना 3 प्लस के 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। तब हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। 3 प्लस के 2√5 किसके बराबर ले लेंगे हम, a/b के बराबर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है, a/b के रूप में होती है, जहाँ पर a b कोई पूर्णांक है। इस प्रकार से तो हम यहाँ से हल करेंगे इसको। तो 3 को उधर लेके जाएंगे। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी पिछली बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में। तो इधर 3 लाएंगे तो किसको जाएंगे, ये प्लस के थे, इधर क्या हो गए, माइनस के हो गए। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको एलसीएम ले लीजिए। तो b इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a-3b आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 2b इसके बटे में पता सकते हो, 3b बटे में कितना हो जाएगा, ये 2b। अब हम जानते हैं कि चूँकि ab क्या है, ab कोई पूर्णांक है, इसलिए ये सब क्या हो गया, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। इसलिए a-3b/2b क्या हो गई, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर कितना √5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा। इसलिए √5 भी कितना हो जाएगा, √5 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। यहाँ पर लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है या विरोधाभास है, या विरोधाभास भी लिख सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, इसलिए √5 एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इसमें 3 प्लस के 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 2 आपकी ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर लिख देंगे हम इति सिद्धम। और भी जो क्वेश्चन है इस प्रकार के, यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस भी हो सकता है, वो या गुणा भी हो सकता है या भाग भी हो सकता है। इसी प्रकार से इसको हम हल करेंगे। वीडियो के इस क्रम में अभी हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 1.3 के जो प्रश्न शेष रह गए हैं वो आपको घर से स्वयं करने हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत हैं। ये बताना है शांत या अशांत। इसमें ये 2 बातें आई हैं, एक तो शांत और एक अशांत। तो शांत संख्याएं क्या होती हैं और अशांत संख्याएं क्या होती हैं। जैसे यदि हम लिखें, जैसे 5/2 लिखा, तो इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये 2.5 आ जाएगा। यदि आगे कुछ चलता रहता और आता रहता, मतलब कुछ ना कुछ संख्याएं यहाँ आती रहती, तो वो संख्या क्या होता, अशांत संख्या हो जाती। तो ये अब पूरा कट गया, तो वो क्या हो गई, शांत संख्या हो गई। इस प्रकार से ये हम समझते हैं शांत और अशांत। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर बिना लंबी, यहाँ तो हम भाग करके बता रहे हैं, यहाँ पर बताना हमें बिना लंबी विभाजन क्रिया के, मतलब भाग किए बिना। तो इसमें हम समझते हैं जैसे a/b के रूप में कुछ परिमेय संख्याएँ होती हैं, तो हमें क्या करना है, ऊपर संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाली संख्या जो ये अंश है और ये हर है,
हर के जो गुणनखंड हैं बी के गुणनखंड होने चाहिए शांत के लिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में। यदि उसके गुणनखंड हैं तब वो संख्या क्या होगी, शांत संख्या होगी। और यदि इस रूप के वो गुणनखंड नहीं हैं तो वो संख्या अशांत संख्या होगी। जैसे आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहले का पहला पार्ट में दे रखा है 13/3125। तो हम क्या करते हैं, हर के हम फैक्टर करते हैं। हर क्या है यहाँ पर हमारा, वो है 31/25। तो इसके हम करेंगे फैक्टर। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ विषम संख्या है तो या तो 5 से आएगा या 3 से। तो 5 से कर लेते हैं पहले हम। तो 5 छंग 30, 1 बचा 2, कितना हो गया 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर कितना बचा 2 बचा और 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकन 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 2 बचा, फिर 5 पंजे 25। फिर करेंगे 5 से तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। तो कितना हुआ ये गुणनखंड कितने हो गए 31/25 के, 5 के रूप में आ रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 के रूप में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम 2 की पावर इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 31/25 को लिख सकते हैं 13। और यहाँ पर कितने 2 की पावर नहीं आई तो 2 की पावर यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। और जिसकी पावर 0 होती है हम जानते हैं उसका मान क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पर गुणा में लिख सकते हैं। 5 की घात कितनी आ गई 1 2 3 4 5। तो 5 की घात कितनी आ गई, ये 5 हो गई। अब ये रूप किसका हो गया, जो मैंने ये बताया था 2 की पावर m। और यदि हर की संख्या का 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का यदि आएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। तो ये संख्या कितनी हो क्या हो गई, ये संख्या एक शांत संख्या है, शांत संख्या है। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। यदि ये इस रूप का नहीं आएगा तो वो संख्या अशांत संख्या हो जाएगी। चलिए कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अशांत संख्या का। जैसे ये है इसका पाँचवा पार्ट क्या है 29/343। तो मैंने कहा था हमें ऊपर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ शांत और अशांत देखनी है। वो नीचे की संख्या की हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद में यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आएगा तब तो वो संख्या शांत हो जाएगी, अदरवाइज़ अशांत हो जाएगी। तो हम करेंगे 343 के फैक्टर। तो किस करेंगे देखते हैं, 3 से भी नहीं हो पाएंगे, 2 से नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये संख्या विषम संख्या 7 से होगी। तो 7 चौक 28, कितने बचेंगे 6, 63 हो गया तो 7 नाम 63। अब फिर से करेंगे 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकन 7। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 29 बटे इसके कितने आ गए 7 की पावर 1 2 3। हम देख रहे हैं कि ये 2 की पावर m के रूप में और 5 की पावर n के रूप में कोई भी फैक्टर नहीं आ रहे हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत संख्या हो जाएगी। तो इस कितनी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी अशांत संख्या। इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं, ये जितने भाग हैं, ये सभी आपको हल करने हैं। तो छात्रों आज हमने अपना टॉपिक पढ़ा था रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इसके हमने जितनी भी एक्सरसाइज हैं इसमें मुख्य बिंदु हमने सब पढ़ा दिए हैं। और जो क्वेश्चन छोटे हैं वो आपको स्वयं करने हैं। इससे आगे का जो टॉपिक लेंगे हम अगला चैप्टर, वो इससे अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।